हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम एक नया हेड ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे नया हेड सीखने वाले हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यानी कैपिटल गेन से होने वाली इनकम। इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या चीज़ है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें अगर कहीं से इनकम होती है, कहीं से भी, जो भी आप सोच सकते हो, जहाँ से भी आपको इनकम होती है, उन सभी इनकम्स को इनकम टैक्स कहता है कि आपको उन्हें 5 हेड्स में कैटेगराइज करना है। और इनकम टैक्स ने वो कौन कौन से 5 हेड्स बना रखे हैं, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पीजीबीपी यानी बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाला प्रॉफिट या गेन, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आईओएस। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया सारे। तो आपको कहीं से भी इनकम होती है तो आपको कहीं ना कहीं इन 5 हेड में उसे कहीं ना कहीं शो करना होता है। ठीक, तो कैसे पता लगेगा कि कौन सी इनकम किस हेड में जाएगी? तो हर हेड के लिए अपने आप में कहीं ना कहीं चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अभी तक हमने सैलरी हेड और हाउस प्रॉपर्टी हेड पर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने कहीं ना कहीं सारा जो सैलरी है और हाउस प्रॉपर्टी विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिया है। आज के वीडियो में मैं आपको कैपिटल गेन से होने वाली इनकम के बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा 2 हेड्स यहाँ पे रह जाएंगे। जैसे ही हम इन सब से होने वाली इनकम्स को, जैसे आपने सपोज दैट यहाँ सभी इनकम्स को मेंशन किया और इनका टोटल जैसे आप करते हैं तो वो कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। और ग्रॉस टोटल इनकम में से आप माइनस करते हैं डिडक्शन। देखो, डिडक्शन हर हेड के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये वो डिडक्शन है जो आपको पांचों हेड में से मिलती हैं, जो कहाँ से कहाँ तक है, 80C से, सेक्शन 80C से 80U तक। आपको जब ये सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये कई सारी डिडक्शन सीखने को मिलती हैं, ताकि आप ग्रॉस टोटल इनकम में से कौन कौन से जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, कौन कौन से खर्चे हैं जो आपको अलाउड होते हैं घटाने के लिए। देखो, इनकम टैक्स के अंदर जब भी आपको कुछ घटाने को मिलता है तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी जो इनकम होती है वो कम हो जाती है। ऊपर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आई है, तो जब आप इसे रिड्यूस करेंगे तो आपके पास जो घट कर आएगा वो कहलाएगा आपका टोटल इनकम, या फिर आप इसे टैक्सेबल इनकम भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप नेट इनकम भी कह सकते हैं। ये टोटल इनकम एक ऐसी इनकम है जिस पर आप कैलकुलेट करेंगे टैक्स। ठीक है, इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। और कैसे किया जाता है तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए रेट्स के लिए, क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले भी ऑलरेडी कि भाई हमारे जो एसएससीज हैं या फिर हमारे जो पर्सन है वो 7 कैटेगरीज में बांटे हुए हैं। कौन कौन इनकम कमाता है? एक इंडिविजुअल इनकम कमा सकता है, एक कंपनी इनकम कमा सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म इनकम कमा सकती है ना। तो इस तरीके से 7 हमने पर्सनस के बारे में बात करे थे, और सभी पर्सनस के लिए जो रेट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो सभी के रेट्स कितने 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 रेट हैं वो सब आपको जब पता होंगे तो आप निकाल पाएंगे टैक्स। और टैक्स निकालते ही आपको जमा करना होगा गवर्नमेंट के पास। और अगर हम पूछें कौन सी गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको वो टैक्स जमा करना होता है। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। जमा करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना आना चाहिए जिसे आईटीआर बोला जाता है। ठीक, आईटीआर अगर आप फाइल करना जानते हैं, आईटीआर आप जमा करना जानते हैं, दैट मीन्स आप टैक्स जमा करना जानते हैं। क्लियर? तो ये जो है हमारा पूरा ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में हम कहाँ पर भटक रहे हैं ये मैं बता दूं। सैलरी का हेड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पर हमने सेक्शन 15 से 17 तक के ऊपर बात करी थी। हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन हमने 22 से 27 तक हमने कवर किए थे। सीजी यानी कैपिटल गेन का जो चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे सेक्शंस होंगे 45 से 55 तक। ठीक, और मैं ये भी बोल चुका हूँ कि जो ये पहले सेक्शंस होते हैं, फर्स्ट ये जो दिख रहे हैं आपको पहले पहले वाले, इनको बोला जाता है चार्जिंग सेक्शन। ये हमें ये सिखाते हैं कि कौन से किस तरीके की इनकम जो है इस हेड के अंदर आने वाली है, या फिर कौन सी इनकम यहाँ पर शो होगी। ठीक है, जैसे कि आपको सेक्शन 15 ने बताया था कि कब सैलरी हेड ओपन होता है या फिर किस तरीके की इनकम सैलरी हेड में जाती है। तो हमने देखा था जब वहाँ पर आपको किसी से पैसे मिल रहे हो और आपके और उसके बीच में रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो, मास्टर सर्वेंट का हो, तो ऐसे में अगर आपको मास्टर से या फिर एम्प्लॉयर से जो भी पैसा मिल रहा है वो सैलरी हेड में जाएगा। ठीक है, सेम सीजी के लिए, कैपिटल गेन के लिए आज हम सेक्शन 45 डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कब कैपिटल गेन ओपन होता है। देखो यार, बेसिक समझना जरूरी है। अगर बेसिक समझोगे तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो फिर आधे में अटके रह जाओगे। तो इसीलिए मेरा काम है बेसिक देना पहले। तो मैं सीधा आपके लिए शुरू कर देता हूँ यहाँ पे सेक्शन 45। सेक्शन वगैरह की टेंशन मत लो, बस मेरे को लिखने दो। आप लिख जितना मैं लिख रहा हूँ अभी। इस सेक्शन का नाम रहेगा आपका चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, देखते हैं चार्जिंग सेक्शन हमें क्या सिखाएगा और क्या बताएगा। तो चार्जिंग सेक्शन कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्सन है, इस तरीके से यहाँ पे हमने एक पर्सन बना दिया। ये लीजिए, ये पर्सन है, और इसने क्या करा, ट्रांसफ़र किया। ठीक है,
दूसरे पर्सन को इसने ट्रांसफ़र किया। क्या ट्रांसफ़र किया? तो इसने ट्रांसफ़र किया एसेट। इसने अपना कोई इसका खुद का एसेट था, वो इसने ट्रांसफ़र किया। अच्छा, जो एसेट था वो कैसा वाला एसेट था? तो वो कैपिटल एसेट था। मैंने सिंपल एसेट नहीं लिखा है, मैंने लिखा है कैपिटल एसेट। अभी हमें पता नहीं है कि व्हाट इज़ कैपिटल एसेट, ठीक है, हमें जानना है व्हाट इज़ कैपिटल एसेट। तो एक पर्सन है यहाँ पे, कोई भी मिस्टर ए ले लेते हैं, इसने ट्रांसफ़र किया। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफ़र का भी अपना एक डेफिनेशन है, अपना एक मीनिंग है, लेकिन अभी कुछ समय तक के लिए ना हम ट्रांसफ़र को एक तरीके से सेल मानकर चलते हैं, ठीक है। यानी जो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में कई सारी चीज़ें आएंगी, उनमें से एक चीज़ सेल भी है। तो मैं यूँ नहीं कह रहा कि ट्रांसफ़र मतलब सेल, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि सेल इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसफ़र। क्लियर है? आगे जाकर जब हम देखेंगे वीडियोस में, जब हम सीखेंगे आगे, तो वहाँ पे दिखेगा कि अच्छा और किन किन चीज़ों को ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो अगर कोई पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है अपना कैपिटल एसेट, कब? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसने अपने प्रीवियस ईयर में कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र किया है, वहाँ से होने वाला जो गेन है, वहाँ से होने वाला जो प्रॉफिट है, वहाँ से होने वाला जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को वो कौन सी इनकम मानेगा या कौन से हेड में शो करेगा? तो उस इनकम को वो कैपिटल गेन हेड में शो करेगा। ये मैंने फॉर्मेट सा ऐसे बना के रख दिया, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेट बना दिया कैपिटल गेन का, मतलब उस प्रॉफिट को यहाँ शो करेगा। किस प्रॉफिट को? जो उसने प्रीवियस ईयर में किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करके कमाया है। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे सेक्शन 45 को समराइज़ करूं, तो हमें ये पता चल गया कि अगर कोई पर्सन, देखो इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफरर, जिसने ट्रांसफ़र किया, ठीक है, ये हो गया ट्रांसफरर, ये RROR ट्रांसफरर, और ये हो जाएगा ट्रांसफरी, जिसको ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफरी। क्लियर है? यहाँ पे एस छूट गया मेरे से, एस, ट्रांसफरर, TRANSFERROR, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन अपना कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो वहाँ से होने वाला प्रॉफिट या फिर लॉस, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं प्रॉफिट ही हो, प्रॉफिट या लॉस किस जगह मेंशन किया जाएगा या फिर किस हेड में शो किया जाएगा? तो कैपिटल गेन हेड में शो किया जाएगा। ये सेक्शन 45 ने हमें आराम से बता दिया। अब हमें जानना क्या है कि व्हाट इज़ ट्रांसफ़र। देखो ट्रांसफ़र को तो अभी हम नहीं जानेंगे, ट्रांसफ़र का मतलब अभी हमारे लिए कुछ वीडियो तक रहेगा सेल। हमें जानना है व्हाट इज़ कैपिटल एसेट, ठीक। हमें ये तो पता है प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिसमें कोई पर्सन इनकम अर्न करता है। तो जैसे इन भाई साहब ने इनकम अर्न करी है, इन्होंने अपना कोई कैपिटल एसेट बेचा, और मान लो 2 लाख में खरीदा था, 5 लाख में बेच दिया, तो 3 लाख का इनको गेन हुआ। तो वो इन्होंने जिस भी प्रीवियस ईयर में गेन किया है, तो मतलब प्रीवियस ईयर मतलब ना फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप अर्न करते हो, सिंपली तो आपको पता ही होगा। तो कैपिटल एसेट हमें नहीं पता, ट्रांसफ़र हमें इतना पता है कि अच्छा सेल है, ये हमें जानना है। प्रीवियस ईयर हमें पता है। प्रॉफिट लॉस आपको पता होता है क्या होता है। जब इनकम आपकी ज़्यादा होती है एक्सपेंसेस से, तो आपका प्रॉफिट होता है, एंड एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं प्रॉफिट से, तो लॉस होता है, सिंपल है। एंड कैपिटल गेन हेड कैसा दिखता है, ये अभी हमें नहीं पता। तो कहीं ना कहीं हमें 2 चीज़ें सीखनी है, व्हाट इज़ कैपिटल एसेट एंड कैपिटल गेन कैसे शो किया जाता है, ठीक। मैं आपको ले चलता हूँ कि क्या कैपिटल एसेट होता है। यहाँ से थ्योरी भी बन जाती है कि व्हाट इज़ कैपिटल एसेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। समझ रहे हैं ना, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैपिटल एसेट क्या है, तो वो आपको बताना पड़ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, या फिर नोट करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं चलता हूँ आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पर। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि किन चीज़ों को कैपिटल एसेट कहा जाता है, किन चीज़ों को कैपिटल एसेट नहीं क्या कहा जाता है, ठीक। अच्छा, अभी अभी हमने पीछे क्या सीखा था कि कैपिटल एसेट जब आप ट्रांसफ़र करोगे यानी सेल करोगे, तब आपको कैपिटल गेन इनकम मानी जाएगी। मतलब अगर आपने नॉर्मल कोई एसेट बेच दिया तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब टैक्स तभी देना पड़ेगा जब आपने क्या बेचा है, कैपिटल एसेट। तो आपको पता होना चाहिए ना, जब आप देखो यार, आए दिन आप कुछ ना कुछ बेचते रहते हो। क्या पता आपके पास शेयर पड़े हैं, आपने शेयर बेच दिए। क्या पता आपकी अलमीरा में गोल्ड पड़ा हुआ था, आपने गोल्ड बेच दिया, रेट अच्छे हो रखे थे। क्या पता आपने प्रॉपर्टी बेची अपनी, कई सारी। क्या पता आपका AC पुराना हो गया था, आपने अपना AC बेच दिया। क्या पता आपने अपनी कार बेच दी, कई सारी चीज़ें, आपने अपना फ़ोन बेच दिया, कई सारी चीज़ें बेचते हैं। तो किस चीज़ के बेचने पर टैक्स लगेगा, किस चीज़ के बेचने पर टैक्स नहीं लगेगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा एसेट मेरे लिए कैपिटल एसेट है, कौन सा एसेट मेरे लिए कैपिटल एसेट नहीं है। ये चीज़ हमें पता करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको कई सारे यहाँ पे एग्जांपल्स देने वाला हूँ कि किन किन चीज़ों को कैपिटल एसेट कहा गया है, किन को नहीं कहा गया है। तो आपको आराम से आइडिया हो जाएगा, फिर आप अपने आप से बता सकते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कैपिटल एसेट है, कौन सी नहीं है, ठीक। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ
सभी तरीके के मूवेबल एसेट्स। देखो मैं है ना थ्योरी फॉर्म में नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे कोडिंग फॉर्म में लिखूंगा। थ्योरी के लिए जो है इनकम टैक्स की थ्योरी पर अभी काम चल रहा है। जैसी ही थ्योरी पूरी हो जाएगी उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें आपका पूरा इनकम टैक्स का जो थ्योरी है वो कवर करवा दिया जाएगा। ठीक, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी आपको। बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चैनल को कई लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है, फटाफट कर दो और बेल आइकन बटन दबा दो साथ साथ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा था कि जितने भी मूवेबल एसेट हैं, जितने भी मूवेबल एसेट हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, एसेट ना बोलकर प्रॉपर्टी बोल देता हूँ, मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? एक तो हो गई आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक हो गई आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग आता है, जमीन है ना, और एक बिल्डिंग हो गई। उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी दिखती है वो सब क्या है? मूवेबल। ये पेन मूवेबल है या इमूवेबल है? ये पेन मूवेबल है। ठीक, तो मूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी हैं बिजनेस यूज़ वाली, आपका कोई बिजनेस है और वहाँ पे जितनी भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं बिजनेस यूज़ वाली, वो सभी कैपिटल एसेट मानी जाएंगी, ऐसा इनकम टैक्स कह रहा है। बिजनेस आपका कोई चल रहा है, वहाँ पे जितनी भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी वहाँ पे फर्नीचर होगा, आपका वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम वगैरह सब लगे होंगे, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप उनको सेल कर रहे हैं, अगर आप उनको बेच रहे हैं, तो उस पर आपको वो सारी चीज़ें कैपिटल एसेट मानी जाएंगी और वहाँ पे आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वहाँ फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ है नुकसान हो, भाई देखो नुकसान भी तो दिखाना पड़ता है आपको। इनकम टैक्स के अंदर कहीं नुकसान हो रहा है तो वो अच्छी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि उससे आप दूसरी इनकम को क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। मैंने बताया था, है ना। जैसे हाउस प्रॉपर्टी की वीडियोस अभी हमने देखी थी, तो वहाँ पे अगर हमें किसी घर पर लॉस हो जाता है तो उससे हम उस लॉस को हम क्या करते हैं? दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर पाते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छी चीज़ होती है। डन। तो अगर आप ऐसा कोई चीज़ सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे कैपिटल एसेट माना जाएगा। कैसी चीज़? मूवेबल प्रॉपर्टी विच आर यूज्ड फॉर द बिजनेस यू पर्पस। आगे चलते हैं। तो मैं कोडिंग फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं कोई थ्योरी नहीं लिख रहा यहाँ पे। दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी हैं बिजनेस यूज़ वाली या बिजनेस पर्पज़ वाली, बिजनेस यूज़ वाली, उनको भी कैपिटल एसेट की कैटेगरी में रखा गया है और इनको बेचने से भी आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। मतलब कैपिटल गेन हेड में उसका शो करना पड़ेगा, चाहे लॉस हुआ हो चाहे प्रॉफिट हुआ हो। क्लियर हो रहा है? मतलब आपका कोई बिजनेस है और आपका वहाँ पे जो भी आपकी वो ज़मीन या बिल्डिंग जो भी है वो बिजनेस ऑलरेडी बिजनेस की, मतलब खुद खरीदी हुई है बिजनेस पर्पज़ के लिए। तो अगर आप उसको बेच रहे हैं, मान लिया जी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आज आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो सारी चीज़ बेचेंगे, बिजनेस के अंदर की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी बेचेंगे, बिजनेस जो बिल्डिंग है वो भी बेचेंगे। तो दोनों ही चीज़ों को बेचने पर आपको जो भी कमाई हुई है वहाँ से या जो भी लॉस हुआ है उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा कैपिटल गेन हेड के अंदर। वाई? बिकॉज बोथ आर कैपिटल एसेट्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक बार इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन इस बार आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी वाली है? पर्सनल यूज़ वाली है, पर्सनल यूज़ वाली, आपकी खुद की इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनको भी कैपिटल एसेट कहा गया और इनके बेचने पर भी जो इनकम होगी उसे आप कहाँ शो करेंगे? कैपिटल गेन हेड के अंदर शो करेंगे। तो अब बताओ अगला कौन बचता है? देखो मैंने बिजनेस वाले दोनों चीज़ें ले ली, पर्सनल वाली मैंने इमूवेबल ले ली, अब मैं इसे ले लेता हूँ यहाँ पे मूवेबल। तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी आपके पर्सनल यूज़ वाली है, मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी आपके पर्सनल यूज़ वाली, नॉट अ कैपिटल एसेट। क्या बोल दिया मैंने? ये नॉट अ कैपिटल एसेट, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सेप्ट। समझना बात को बहुत ध्यान से, अब थोड़ा सा टेढ़ी खीर आ गई। ये एक्सेप्ट लिखा हुआ है। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? इसके सिवाय। ठीक है, कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपके पर्सनल यूज़ वाली है, पर्सनल यूज़ वाली मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आपका फ़ोन, आपका घर में एसी, फर्नीचर, टीवी, घर के बर्तन, किचन में बर्तन, वॉशिंग मशीन, कुछ भी चीज़ जो भी आपकी कार हो गई, ठीक, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाती है आपकी पर्सनल यूज़ वाली। तो ये सब कैपिटल एसेट नहीं है, एक्सेप्ट ये 6 चीज़ों को छोड़कर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 चीज़ अगर आप अपने घर की कोई भी बेच रहे हैं तो कैपिटल गेन हो लग जाएगा, तो उसे कैपिटल एसेट माना जाएगा। लेकिन इन 6 चीज़ के अलावा आप कुछ भी बेचो, आराम से बेचो, आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या है वो 6 चीज़ें जिनके बेचने पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे ज्वेलरी। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे
ज्वेलरी। तो अगर आप ज्वेलरी बेचने जा रहे हैं, मान लीजिए अपने आपकी मम्मी ने अलमीरा में ज्वेलरी रखी थी, वो चाहती हैं कि इसे बेच दिया जाए, तो अगर वहाँ से आप कुछ उसे बेच रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन वहाँ पे देना पड़ेगा। देखो कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा हमने भी बेची थी, हमने तो कुछ नहीं दिया, ठीक, तो वो तो चोरी हो गई, वो तो ब्लैक मनी हो गई, वो फिर इसका मतलब आपने शो नहीं करा। लेकिन अगर आप शो करेंगे तो कहाँ शो करेंगे, हम तो पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम थोड़ी ना चोरी चकारी यहाँ सीख रहे हैं। तो ऑब्वियस है कई सारे लोग नहीं दिखाते हैं, बेच देते हैं, कई ज़मीन बेच देते हैं, कैश में बेच देते हैं और दिखाते ही नहीं है। देखो ज़मीन अपनी पर्सनल यूज़ वाली इसमें आएगी, वो कैपिटल एसेट होती है, कई लोग बेच देते हैं और कैश में पेमेंट करवा देते हैं और इस तरीके से वो कैपिटल गेन से बच जाते हैं, तो वो तो चोरी चकारी हो गई, वो ब्लैक मनी हो गई। तो हम वो चीज़ नहीं सीख रहे हैं, ठीक, हम तो पॉजिटिव चीज़ सीख रहे हैं। तो कहता है आपके पर्सनल यूज़ में से जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सब कैपिटल एसेट नहीं है इन छः को छोड़कर। वो छः में कौन कौन, पहला आया ज्वेलरी, उसके बाद आया सिक्योरिटीज़। अब सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आ जाता है, सिक्योरिटीज़ में आपके शेयर्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें जो भी हैं, तो वो सारी चीज़ें, म्यूचुअल फंड्स आ जाती हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप बेच रहे हैं तो भी आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज क्योंकि इन्हें कैपिटल एसेट की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक। मान लीजिए आपके दादाजी ने रिलायंस के शेयर खरीदे थे अपने टाइम पर और वो आपके पापा के हवाले कर दिए थे और आज आपके पापा उन्हें बेचने जा रहे हैं, तो आपके पापा को बिल्कुल उनको उन पर क्या देना पड़ेगा, कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का मतलब होता है जैसे कि आपके घर में कोई हिस्टोरिकल आइटम रखा हुआ था, ठीक है, और आज आप उसे बेचना चाह रहे हो, कोई म्यूज़ियम से आपके पास कॉल वगैरह आई है कि भैया आपके यहाँ जो ये चीज़ है आप हमें बेच सकते हो, हम आपको इसका इतना पैसा देंगे। तो अगर आप ऐसी कोई पुरानी चीज़, कोई हिस्टोरिकल चीज़ आप बेचने जा रहे हैं, आपके दादाजी ने संभाल के रखी हुई थी, आज आप उसे बेच रहे हैं, तो आप उसे जब बेचेंगे तो आपको उस पर देना पड़ेगा कैपिटल गेन, ठीक है। और उसके अलावा घरों में आपने कई बार देखा होगा बड़ी बड़ी ड्राइंग्स, महंगी महंगी ड्राइंग एंड पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं, ठीक, तो लाखों लाखों में जो आती हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं आपने नॉर्मल पेपर में बना दी, ठीक। तो वो अगर चीज़ें आप बेच रहे हो, जैसे बंगलोज़ में जाते हो, बड़ी बड़ी कोठियों में जाते हो, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी ये सब चीज़ें, दीवारों में ही इतने महंगी महंगी ड्राइंग्स पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं। अगर वो जब आप उन्हें सेल करेंगे तो वहाँ से होने वाला जो गेन, फ़ायदा है या प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसको वो शो कहाँ करेंगे, कैपिटल गेन के अंदर शो करेंगे। इसके अलावा स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स में क्या आ जाता है भैया, मूर्ति वगैरह अगर हैं, कोई महंगी महंगी कॉस्टली मूर्तियाँ रखी हुई हैं, देखा होगा अपने घरों में, तो वो अगर बेचने जा रहे हो तो उन पर भी आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, इसको भी कैपिटल एसेट कहा गया है। इसके अलावा कोई एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, आर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू होती है, तो ऐसी चीज़ें भी कैपिटल एसेट में रखी गई हैं, उनको भी बेचने पर आपको कैपिटल गेन देना पड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर काफ़ी चीज़ें देखी कि भाई सारी मूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल यूज़ वाली कैपिटल एसेट नहीं है, इन 6 को छोड़कर कुछ भी नहीं है, मतलब ये 6 चीज़ें ही अगर आप बेचोगे तो ही कैपिटल गेन देना पड़ेगा, इसके अलावा नहीं। तो अगर मैं अपनी कार बेचूंगा तो क्या मुझे कैपिटल गेन देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, चाहे मैं कितनी भी महंगी बेचूँ, बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर बोलता है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मतलब अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, ऑब्वियस ही बात है, स्टॉक का मतलब होता है वो सामान जो भी बिका नहीं है, तो क्या वो भी कैपिटल एसेट है? नहीं, वो कैपिटल एसेट नहीं है। वो एसेट तो है आपके बिजनेस का, लेकिन वो कैपिटल एसेट नहीं है। वो कैसा एसेट है? वो रेवेन्यू एसेट है। देखो आज नहीं बिका कल बिकेगा, कल नहीं बिका परसों बिकेगा, लेकिन वो डेली बिकने वाली चीज़ है, तो इसको कैपिटल एसेट नहीं है, ये क्या माना जाएगा? ये आपका रेवेन्यू एसेट है। तो ये बोल दिया यहाँ पे आपकी क्लियरेंस के लिए कि स्टॉक इन ट्रेड नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ कैपिटल एसेट। जब कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा, नो कैपिटल गेन। क्लियर है ना? तो यहाँ पे बोलता है ये कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा इसको, क्योंकि इसको बेचने, ये तो आपका काम है ना बेचने का, इसको जब आप बार बार बेच रहे हो तो यहाँ से होने वाली इनकम कौन सी मानी जाएगी? पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी, ठीक। तो कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट की कैटेगरी में इसको नहीं रखा गया है, डन। इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड, अगर आपके पास कोई खेती की ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड कोई खेती की ज़मीन है, तो अगर ये खेती की ज़मीन आपकी रूरल अर्बन एरिया में, अर्बन मतलब शहर में, अर्बन एरिया में है, या फिर ये ज़मीन रूरल एरिया में है, रूरल
एरिया में है, कहीं भी हो सकती है। तो अगर शहरी इलाके में है तो उसको कैपिटल एसेट कहा गया है, वहाँ पे कैपिटल गेन लग जाएगा। लेकिन अगर ये गांव में है ये ज़मीन तो वहाँ पे उसको कैपिटल एसेट नहीं बोला गया है। उसको कहा है नहीं यार तुम बेचो आराम से, गांव की ज़मीन बेचो, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, उसको कैपिटल गेन में शो नहीं करने की ज़रूरत है, आप उस पैसे को अपने पास रख लो आराम से। ठीक, तो अगर आपके पास कोई गांव में खेती की ज़मीन है, आप बेच रहे हो, बेफिक्र उस पैसे को अपने बैंक में रखो, वो वाइट मनी मानी जाएगी। लेकिन शहर में है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, कैपिटल गेन में उसको शो करना पड़ेगा। क्लियर? कैसे पता करें कि भाई शहर किसे बोलते हैं, रूरल किसे, मतलब ग्रामीण एरिया किसे बोलते हैं? तो ये सब चीज़ें भी इनकम टैक्स के अंदर डिस्क्राइब की गई हैं, मैं हालांकि यहाँ पे नहीं बता रहा, आप गूगल भी करके देख सकते हो कि एज पर इनकम टैक्स रूरल एरिया किसे कहा जाता है या अर्बन एरिया किसे कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बेसिक दे ही देता हूँ फिर भी। जैसे म्यूनिसिपैलिटी एरिया होता है, म्यूनिसिपैलिटी एरिया जो होता है उसके 8 किलोमीटर्स तक का एरिया जो है वो 8 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो शहर है, उसके बाद गांव लग जाता है, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, इस तरीके से ही मैंने थोड़ा हल्के इजी लैंग्वेज में बता दिए। सेम ऐसी अब मान लो दूसरे जगह की म्यूनिसिपैलिटी का एरिया शुरू हो जाता है तो उसकी यहाँ बाउंड्री इस तरीके से 8 किलोमीटर ये हो रही है, तो फिर ये वाला हिस्सा जो है ये गाँव के उसमें आ जाएगा, और ये वाला जो है वो शहरी इलाका माना जाएगा। ठीक, एक लास्ट और रह जाता है, यहाँ पर टिक लगा के मैं इसे लिख देता हूँ। आपके पास कोई बॉन्ड है, कैसा वाला? गोल्ड बॉन्ड। आपके पास कोई नेशनल डिफेंस बॉन्ड है, नेशनल डिफेंस बॉन्ड। इन सब चीज़ों की थ्योरी आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लेना, मैं अभी रेडी कर रहा हूँ, बस काम चल रहा है उनके ऊपर। नेशनल डिफेंस बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जो किसने इशू किए हुए हैं, इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करे, इनको कैपिटल एसेट नहीं माना गया है। नो कैपिटल एसेट, नो कैपिटल एसेट, तो नो कैपिटल गेन, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा जब आप इन्हें बेचोगे। समझना क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप हमारे बॉन्ड खरीद लो जो हमने इशू करे। अगर आपने हमारे बॉन्ड खरीदे हैं तो जब आप उन्हें बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। वाई? बिकॉज क्योंकि इन्हें कैपिटल एसेट नहीं माना गया है। लेकिन इसके अलावा किसी और कंपनी के अगर आपने बॉन्ड बेचे तो फिर आपको कैपिटल गेन देना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटीज़ में यहाँ पे भी बॉन्ड है। यहाँ जो बॉन्ड है वो वाले हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना। मान लिया आपने रिलायंस कंपनी का बॉन्ड खरीदा हुआ है और आज आप उसे बेच रहे हैं, तो आपको उससे जो भी नफ़ा नुकसान हुआ वो उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, कैपिटल गेन में उसे शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे वाले बॉन्ड बेच रहे हो तो आपको कोई कैपिटल गेन देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई किस चीज़ को कैपिटल एसेट कहा जाएगा, किस चीज़ को कैपिटल एसेट नहीं कहा जाएगा। क्लियर है? अब आपसे कोई सवाल पूछ ले कि भाई मैंने यार वो चीज़ बेची है, मुझे इतने रुपए मिले हैं इस पैसे पर, क्योंकि देखो हमें हमारे दिमाग में यही रहता है कि हमें कहीं से पैसे आए तो वो हमारी इनकम है। तो मान लो हमने किसी से लोन लिया है तो क्या वो भी इनकम है? नहीं, वो तो इनकम नहीं है। अच्छा, हमने कोई अपनी कार बेची है और उससे पैसा आया, क्या वो इनकम है? तो देखना पड़ेगा कार कैपिटल एसेट है या नहीं है। तो कार तो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन अगर वो कार बिजनेस यूज़ वाली निकल गई, आपने वो जो कार थी वो पर्पज़ के लिए ली हुई थी, तो फिर मूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस यूज, देन इट इज़ अ कैपिटल एसेट, तो फिर तो कैपिटल गेन लग जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं इस तरीके से। डन। तो अगर मैं आपको एक समअप दूँ, रिवाइज दूँ, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई सेक्शन 45 आया, उसने हमें बताया चार्जिंग सेक्शन क्या था, कि अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं, कोई चीज़ मतलब अगर आप कैपिटल एसेट सेल करते हैं प्रीवियस ईयर में, तो वहाँ से होने वाला प्रॉफिट और लॉस कहाँ दिखाया जाएगा? कैपिटल गेन हेड के अंदर दिखाया जाएगा। ठीक, अब मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ कैपिटल एसेट का नेचर। कैपिटल एसेट का नेचर क्या होता है ये देख लेते हैं फटाफट से। तो नेचर ऑफ कैपिटल एसेट का मतलब क्या है? कहता है कि जो आपने ये तो डिसाइड कर लिया, अब आप ये सीख चुके हैं कि भाई क्या चीज़ कैपिटल एसेट है और क्या चीज़ कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक, आप कब कैपिटल गेन के नाम पर टैक्स भरेंगे? जब आपने क्या बेचा हो? कैपिटल एसेट बेचा हो। तो अब आपको पहचान हो गई कैपिटल एसेट की। लेकिन कोई भी कैपिटल एसेट या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, या तो वो कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैसे पता करें कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है? डिपेंड करेगा कितने टाइम आपने उसको होल्ड किया। तो अगर इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, इसको POH मैं बोलूंगा बार बार, इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से कम या उसके बराबर है,
मतलब पहले मैं बोल देता हूँ, 36 मंथ या उससे कम है अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो वो एसेट माना जाएगा, वो कैपिटल एसेट क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और अगर इससे ज़्यादा की पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मतलब सर, मतलब अगर आपने कोई कैपिटल एसेट 36 महीने रखने के बाद उसको बेचा, मतलब आपने उसे होल्ड कितना किया, 36 महीने से ज़्यादा, और फिर उसे बेचा। मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी थी और उसे 36 महीने का मतलब मोटा मोटा 3 साल बाद उसे बेचा, तो वो कैपिटल एसेट क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन पर बेस्ड है कि कोई भी कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कब माना जाएगा और शॉर्ट टर्म कब माना जाएगा। और अगर आप उसे 36 महीने के अंदर अंदर बेच देते हैं तो फिर वो एसेट क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। अच्छा, 36 महीने या फिर 36 महीने से पहले ही बेच दिया तो शॉर्ट टर्म है, ठीक। लॉन्ग टर्म कब है, 36 महीने से ज़्यादा रखने पर, एक दिन भी ज़्यादा रखकर बेच रहे हो तो फिर आपका वो जो कैपिटल एसेट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। अगर आपका वो कैपिटल एसेट निकला शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट तो आपको लगेगा कैपिटल गेन, लेकिन वो कौन सा कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा फॉर्मेट, ठीक, कि कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। मैं फिर बता दूं कैपिटल गेन मतलब क्या है, आपने एसेट कैपिटल एसेट बेचकर जो कमाई करी है, ठीक, कमाई कैसे निकलती है, जो आपको मिला इनकम माइनस खर्चे, सिंपल है, सीधा सीधा सौदा है भाई। मान लो आपने अपना घर बेचा, खरीदा था 5 लाख में आज से 5 साल पहले, और आज आप उसे बेच रहे हो, मान लो आज आप उसे बेच रहे हो 15 लाख में, तो 10 लाख का मोटा मोटा यहाँ पे क्या हुआ है, गेन हुआ है आपको, कैपिटल गेन। अगर मैं पूछूं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो 5 साल बाद बेचा है तो मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। लेकिन इतना आसान नहीं है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है इसके लिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब लगेगा, जब आपने क्या बेचा हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा हो। इसके लिए फॉर्मेट हम सीखेंगे, इसके लिए फॉर्मेट हम यहाँ सीखेंगे, सिंपल। तो हमें पता लग गया, एक टाइम फ्रेम आया हमारे पास कि अगर इफ़ एनी एसेट इज सोल्ड बिफोर 36 मंथ, then that asset known as short term capital asset, you can say, ऐसे इजीली बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसे ऐसे नहीं बोला जाता, देखो ऐसे बोला जाता है इसे, if period of holding is more than if period of holding is equal to and more than 36 month, then such capital asset is known as short term capital asset. And then if the period of holding is more than 36 month, then such capital asset is known as लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इतना ऐसे करके आप बोलेंगे, ठीक है। थ्योरी मैं बता रहा हूँ यार, फिर से मैं आराम से थ्योरी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, टेंशन नहीं उसकी। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि ये जो 36 महीने हैं ये बदल जाता है 12 महीने में। मतलब आपको 36 महीने ना लेकर 12 महीने लेने पड़ते हैं इन जगहों पे, अगर ये 3 केस में से कुछ आ जाए। अगर आपने इनमें से कुछ बेचा है, बेचा तो आपने कुछ भी हो सकता है कैपिटल एसेट, लेकिन उन सभी कैपिटल एसेट में से अगर आपने इन तीनों में से कुछ बेच दिया तो आप 36 महीने ना देखें, आप क्या देखें, 12 महीने देखें। तो 12 महीने से अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज़्यादा टाइम लेकर बेचा तो लॉन्ग टर्म। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो बोलता है सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ के लिए 12 महीने बोला गया है, सरकार ने 12 महीने बोला है। सिक्योरिटीज़ में आपके शेयर आ जाते हैं, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ना शेयर कौन से वाले हैं, लिस्टेड वाले शेयर हैं। अब लिस्टेड शेयर क्या होता है मैं अभी बताऊँगा आपको। लिस्टेड शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ऐसे करके म्यूचुअल फंड्स, ठीक। लिस्टेड शेयर की बात चल रही है, अभी मैं इस लिस्टेड शेयर को आपको बताऊंगा। तो अभी पता लग गया कि कोई भी आप सिक्योरिटीज़ बेचेंगे तो सिक्योरिटीज़ के लिए आप कैसे पता करेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म लगेगा या शॉर्ट टर्म। तो आपको 12 महीने से कंपेयर करके पता करना पड़ेगा कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग रहा है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग रहा है। उसके बाद अगर आपको यूनिट्स बेचते हो, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अब जब ये फंड आ गया तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग आपको स्कीम्स देखने को मिलती हैं। उसके अंदर अगर कोई स्कीम इक्विटी ओरिएंटेड है तो वहाँ पर कोई भी यूनिट जब आप उसे बेचेंगे, देखो जब आप कंपनी से डायरेक्टली कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको जो मिलता है बदले में शेयर मिलता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो आपको शेयर ना मिलकर वहाँ पे क्या टर्म यूज़ की जाती है, यूनिट्स, ठीक। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है तो आपसे कोई पूछ सकता है भाई कितनी यूनिट्स हैं तेरे पास इस वाली स्कीम की। म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग स्कीम्स होती हैं। तो अगर आपके पास इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो उसकी यूनिट्स अगर आप बेचेंगे तो उसके लिए आप 12 महीने यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास कोई बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। देखो बॉन्ड की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो उनमें से अगर आपने कोई जीरो कूपन बॉन्ड, गूगल पे सर्च करना है जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, ठीक। तो जीरो कूपन बॉन्ड अगर आपने सेल किया है तो वहाँ पर भी आपको 12 महीने से पता करना है कि यार ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। क्लियर।
एक जगह और, ये थोड़ा सा सरकार ने पिछली बार ही लेकर आई थी, एक जगह आपको 24 महीने भी देखना है। एक जगह आपको 24 महीने देखना है, और वो किस जगह देखना है? वो देखना है आपको शेयर के लिए। मतलब जैसे यहाँ पे शेयर लिस्टेड थे, तो अगर अनलिस्टेड शेयर हुए, अनलिस्टेड शेयर हुए तो उनके लिए आपको क्या 24 महीने से कंपेयर करना है। अब शेयर अनलिस्टेड लिस्टेड में क्या है, देखो कोई भी कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है, उस एक बंदे की तो होगी नहीं, वो दो चार लोगों तो कम से कम होंगे ही। प्राइवेट कंपनी हो तो कम से कम 2 लोग होंगे, पब्लिक हुई तो कम से कम 7 लोग होंगे, ठीक, और ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसमें वो कंपनी की हिस्सेदारी बटी हुई होगी। अब मान लेते हैं पेटीएम कंपनी है, पेटीएम कंपनी है, आपको पता है पेटीएम कंपनी अभी शेयर मार्केट के अंदर दिखती नहीं है। पेटीएम का कोई अभी शेयर लॉन्च नहीं हो रखा, ठीक। रिलायंस का शेयर दिख जाएगा आपको, पीएनबी का दिख जाएगा, एचडीएफसी का दिख जाएगा, पेटीएम का कहीं नहीं दिखेगा अभी। तो पेटीएम का शेयर मार्केट में नहीं दिख रहे का मतलब, नहीं दिख रहा का मतलब क्या है कि पेटीएम का जो शेयर है अभी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट नहीं हुआ है। ये शेयर मार्केट है, इसकी लिस्ट है कि इसमें कौन कौन सी कंपनी है, तो इसके अंदर अभी पेटीएम लिस्ट नहीं हो रखी है। जिस दिन पेटीएम अभी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिस दिन पेटीएम शेयर मार्केट में आएगी, मतलब शेयर मार्केट में आने के लिए क्या है, आपको एक पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। तो आपके नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा, फिर आप शेयर मार्केट में आ सकते हैं, लोगों का पैसा उठा सकते हैं, तो आपका जो शेयर है वहाँ पे लिस्ट कर दिया जाता है, फिर आपके भी शेयर की एक वैल्यू वहाँ पे डिसाइड हो जाती है। तो अगर आपके पास शेयर लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, समझ रहे हैं ना अब किस तरीके के शेयर हैं आपके पास। मान लीजिए आप पेटीएम कंपनी के अंदर के लिस्ट शेयर पड़े हुए हैं आपके, तो वो अनलिस्टेड शेयर्स हैं। और वैसे अगर आपने जनरल पब्लिक वाले खरीदे हुए हैं तो लिस्टेड शेयर हैं। तो ऐसे करके आप आइडिया लगाएंगे। तो 36 महीने, 12 महीने और 24 महीने से आपको ध्यान रखना है चीज़ों का। थ्योरी फॉर्म में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। अभी ये समझना है कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये मैंने इतना सारा जो करवाया है, इसका एप्लीकेशन, इसका मतलब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर आपको करवाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर इस वीडियो को करेंगे क्लोज। देखो यहाँ पे ज़रा फटाफट से, यहाँ पे मैंने कुछ एसेट्स लिखे हुए हैं जो कि सारे पर्सनल यूज़ वाले एसेट्स हैं। हाउस प्रॉपर्टी, डायमंड रिंग, शेयर कैसे वाले, लिस्टेड वाले, कार है होंडा सिटी की, शेयर अनलिस्टेड वाले, हाउस प्रॉपर्टी। बाई की डेट लिखी है, अलग अलग बाइंग डेट है, अलग अलग बेचने की तारीख लिखी हुई है। अब आपको करना क्या है कि इस तारीख को मैंने बाय किया था, इस तारीख को मैंने बेचा, मुझे ये बताओ कितने महीने मैंने इस प्रॉपर्टी को होल्ड करा। आप मुझे इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग मंथ में बताओगे, और फिर मुझे बताओगे कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, लेकिन मैं एक करके दिखा देता हूँ। तो अगर हम यहाँ से गिने तो 10/5/2016 से 10/5/2018 तक मोटा मोटा गिने तो कितने महीने हो रहे हैं, 2 साल यानी 24 महीने, और 3 महीने और जोड़ देते हैं, 6 7 8 24 3 27 महीने मेरे हिसाब से आ रहा है ये, 27 महीने। और क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या देखेंगे, 36 महीने, 12 महीने, 24 महीने। ये तो अनलिस्टेड के लिए था, ये इन 3 के लिए था, तो बाकी बच्चों के लिए क्या देखेंगे, 36 महीने। तो आप यहाँ पे 36 महीने से कम है तो ये बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो नेचर बता दिया हमने उस कैपिटल एसेट का क्या है वो, ठीक। ऐसे आप डायमंड रिंग, शेयर वगैरह सब करेंगे, सारे पर्सनल यूज़ वाले मैंने बता दिया है। और नीचे क्वेश्चन में यहाँ पे शायद ये सेम हो जाएगा ना, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं 12 कर देते हैं। ये आपने 2012 में ख़रीदा है, ठीक है, और 2018 में बेचा है। अच्छा, सारी चीज़ें आपने 2018 में बेची है। मैंने क्यों 18 ले रखी है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है अभी, 18-19 है, और हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर में काम करेंगे। इस साल जो भी हमें इनकम हुई है बेचकर, क्या बेचकर, कैपिटल एसेट बेचकर जो भी इनकम हुई है हम इस साल शो करके उस पर टैक्स भरेंगे, ठीक है। क्या क्या होते हैं कैपिटल एसेट, सब पता लग गया। 2 तरीके की कैपिटल एसेट होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। कैसे पता करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग पर डिपेंड करेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करेंगे। वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर समझ में आ गया, अच्छा लगा, नहीं तो फिर डिसलाइक भी है वहाँ पर। दोस्तों पे शेयर करो, बताओ उन्हें कि यहाँ पे नई सीरीज़ शुरू हो गई है कैपिटल गेन के लिए। अगली वीडियो में मिलेंगे इससे आगे वाले टॉपिक पर, जहाँ पर हम फॉर्मेट देखेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।